खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल होना अब अटक गया है। एसपी चाहती है कि यात्रा में शामिल होने से पहले सीट फॉर्मूला फाइनल हो जाए और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी शामिल होगी। अखिलेश ने अमेठी में ही राहुल गांधी के साथ में मंच साझा करने का फैसला लिया था और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न होने तक अखिलेश राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दोनों पार्टियों के बीच में कई दौर की वार्ता के बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में है और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे यात्रा में जब तक सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले में? किस तरह की सियासत आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। करीब 1.5-2 महीने से लगातार बातचीत सीट शेयरिंग को हो रही थी। आपको याद होगा कि पहली बैठक दिल्ली में हुई, दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, फिर तीसरी बैठक भी दिल्ली में हुई। पहली बैठक बेनतीजा निकली, जबकि दूसरी और तीसरी बैठक में इस बात पर चर्चा बन पाई कि समाजवादी पार्टी अंत में जाकर के 18 से 20 सीटें भी दे सकती है कांग्रेस को। हालांकि सपा अध्यक्ष ने ये बात ट्वीट कर दी थी कि शुरुआती हम 11 सीट उनको दे करके शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि यात्रा आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, कल अमेठी पहुंचेगी, ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि आखिर अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो फार्मूला ऑफ रिकॉर्ड तय हुआ था बंद कमरे में, उसको जगजाहिर क्यों नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जब अखिलेश यादव परसों के दिन रायबरेली जाने का कोई प्लान बनाएंगे तब जब सीट शेयरिंग का फार्मूला पहले से ही क्लियर कर दिया जाए। ऐसे में वो ऐसे संशय की अवस्था में नहीं जाना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में साफ है अलाउद्दीन की अब एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और दिल्ली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक खत्म हो चुकी है। एक जो बड़ी खबर मिल पा रही है, बैठक खत्म हो चुकी है। काफी लंबे समय से बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, अपडेट मिल रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है, बताइए क्या अपडेट है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कौन कौन से मुद्दे रहे, किस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से? देखिए अमनदीप, अब से चंद मिनट पहले जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक चल रही थी बीजेपी शासित राज्यों की, वो खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब लोग इसमें शामिल थे। मुख्यमंत्रियों के अलावा इसमें उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल थे। इस बैठक के अगर एजेंडे की बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां किस तरह से जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर वो पूरी हो चुकी है, कहां कहां कमी रह गई है जिनको और पूरा किया जाना है। उसके साथ साथ जो उन राज्यों में केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका क्या हाल है, कितनी प्रगति है, उसका फीडबैक भी प्रधानमंत्री ने लिया है। तो इन सब विषयों को लेकर गहनता से चर्चा हुई है। चूंकि जब जो योजनाओं पर जब काम पूरा हो जाएगा, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं या राज्यों की योजनाएं हैं, जब योजनाओं पर काम पूरा हो जाएगा तो जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हैं वो जनता के बीच में जाके बताएंगे केंद्र की सरकार ने कौन कौन से काम किए या राज्य की सरकारों ने कौन कौन से काम किए। जब जाके एक पूरा माहौल लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। तो ऐसे में जनता के पास जाने के लिए आपके पास मुद्दे होने चाहिए गिनाने के लिए। और ऐसे में जब आपके पास अब काम होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी गारंटी की बात करते हैं और गिनाते हैं कि उन्होंने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें या फिर आपने देखा चाहे वो राम मंदिर का जो शिलान्यास से लेके और उद्घाटन समारोह तक की बात करें या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या फिर जो केदारनाथ में वहां कॉरिडोर पूरा तैयार हो रहा है उसकी बात करें।
पूरे देश भर में जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसको जनता के बीच जाके बताना है। और यही चर्चा जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है कि अगर केंद्र सरकार की कोई योजना जो है अगर वो आगे अधूरी भी रह गई है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि जो है जनता के पास एक संदेश दिया जा सके। कुछ प्रोजेक्ट्स और जो हैं जिनका शिलान्यास किया जाना है उनको लेके भी चर्चा हुई है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो उन राज्यों में शुरू होने हैं, जिससे जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि सरकार लगातार काम कर रही है। चुनाव भले ही आ गए हैं लेकिन सरकार का काम रुका नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है 370 का लक्ष्य बनाने के लिए लेकर। और बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं, इसको लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह और नया विश्वास और नए जोश के साथ में काम करने के लिए है। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार भाजपा अकेले 370 सीटों से ज्यादा पर जीत दर्ज करेगी और साथ ही एनडीए के साथ में मिलकर 400 के पार सीट जीतने का नारा भी पीएम मोदी ने दिया। क्यों? आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को लेकर यूपी सरकार में परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जनता के बीच में जाइए और जो मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो काम किया है, जो गरीब आदमियों के जीवन को आगे ले आने के लिए जो कार्य हुए हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे आप सीधे जाके संपर्क करिए, लगातार उनके साथ जुड़िए और उनसे बताइए कि मोदी जी ने आपके लिए क्या किया है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी को जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोगों ने स्वीकार किया उसी तरह पूरे देश की जनता स्वीकार करेगी। और 400 के पार मोदी जी ने कहा, जनता देखिएगा 450 सीटों से जो है माननीय मोदी जी को जिताने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की बात भी कही कि कांग्रेस को देश में आने से रोकना है क्योंकि वो कांग्रेस लटकाने और भटकाने का काम करती है। कांग्रेस समाप्त हो रही है। माननीय मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट थी उनकी, सोनिया गांधी जी की सीट थी रायबरेली से, उन्होंने स्वयं पलायन कर लिया। लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर जीतने के दावे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम रणनीति के साथ में जमीन पर उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर 2024 के लिए लक्ष्य तैयार किया गया 400 पार, किस तरह से पार करेंगे आप इस लक्ष्य को? हमारी पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार 12 महीने 364 दिन, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, सरकार का हमारे संगठनात्मक विषय हो, चाहे हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, हमारी सरकार का काम काज हो, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारे विकास के काम हैं, सबको लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर हम जो केंद्रीय पार्टी का लक्ष्य है उसे पूरा करें।
लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सलीम इकबाल शेरवानी 5 बार सांसद रह चुके हैं और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे और इसके साथ ही बदायूं से धर्मेंद्र यादव के मैदान में उतरने से भी सलीम इकबाल नाराज बताए जा रहे हैं। 2019 में टिकट नहीं मिलने के बाद में सलीम इकबाल ने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद वो फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आ गए थे। सलीम 4 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार कांग्रेस से सांसद रहे हैं। अखिलेश यादव को लिखे लेटर में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसा है कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि हमारा समाजवादी पार्टी का 2024 में एक नारा था कि हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ेंगे और पीडीए के मंच से हम चुनाव लड़ेंगे और पीडीए में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को की बात की गई थी। जो इस दफ़ा राज्यसभा में सीटें दी गई वो इस पीडीए को की बिल्कुल उन्होंने के ख़िलाफ़ दी और एक नाराज़गी का ये रीज़न बना। और मैं ये समझता हूँ कि आज जब मैं मौजूदा हालात को देखता हूँ तो कल प्रधानमंत्री मोदी संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के आमंत्रण पर मथुरा से संत संभल के लिए रवाना हो गए हैं। संतों ने कल्की धाम के शिलान्यास को आध्यात्मिक विस्तार बताया। और संपूर्ण हिंदू समाज प्रतीक्षारत है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां से साधु संत रवाना हो चुके हैं और कल कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में संतों में खासी खुशी देखी जा रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। 22 जनवरी को रात 9 बजे वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी BHU में काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में शामिल होंगे और इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी रविदास मंदिर पहुंचकर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अमूल डेयरी के बनास प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा खत्म हो गई है। परीक्षा के दौरान पुलिस की सख्ती देखने को मिली। पुलिस ने अलग अलग जिलों में कई मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। गोंडा में बिहार के सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। वहीं फिरोजाबाद में सॉल्वर गैंग के 4 आरोपी पकड़े गए। चारों बिहार से परीक्षा देने के लिए फिरोजाबाद पहुंचे थे। सॉल्वर गैंग के सदस्य पेपर सॉल्व करने के लिए 2 से 5 लाख रुपए लेते थे। वहीं गाजीपुर में भी पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हम लोगों ने लगभग 19-20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। ये जो बिहार से सॉल्वर के रूप में यहाँ पे लाए गए थे। बिहार में एक दीपू यादव नामक व्यक्ति है जो पटना का रहने वाला है, वही कंड्यूट के रूप में काम किया है और यहाँ पे भी जो सिकोहाबाद के गैंग्स हैं उनके साथ उसका टाई अप था। हम लोगों ने इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जिनके परीक्षा ये लोग दे चुके थे और बाकी जो आज परीक्षा दे रहे थे, तो इन सभी लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इनके पोजीशन से हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है, फर्जी एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। मेरठ में पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल नहीं होने से छात्र काफी ज्यादा खुश दिखे। छात्रों का कहना था कि नकल को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई थी, जिससे कि नकल को रोकने में कामयाबी मिली है। वहीं छात्रों ने सीएम योगी का धन्यवाद भी किया और मेरठ में 35 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। चश्मा लगाए हैं, देख रहे हैं चश्मा शीशे में। थोड़ा सा उधर गाड़ी खड़ी कर लो बेटा। ललितपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी ने किराए के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी की पत्नी ने कल पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर दिया था। पेपर खराब होने के कारण पुलिसकर्मी की पत्नी की आत्महत्या करने की आशंका है। मृतका का पति झांसी में पुलिस विभाग में कार्यरत है।
महाराजगंज में शिकारियों के बिछाए जाल में तेंदुआ फंसने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ दिखने के बाद में लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। दरअसल निचलोल रेंज के सोहट गांव के सिवान में जंगली सुअरों का काफी आतंक है, जिसको लेकर गांव के ही लोगों ने जाल बिछा रखा था, जिसमें शनिवार की रात में एक तेंदुआ फंस गया। अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं और जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या लगता है कि सर लोकल स्तर पर भी आपके अधिकारियों की भी इसमें कुछ गलती हो सकती है? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें लोकल स्तर के अधिकारियों भी समय समय पर हमारे वन कर्मचारी, हमारे रेंज ऑफिसर प्रत्येक आसपास के सेंचुरी के गांव में जाके उनको बताते हैं। उनको हमारे तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है, आपके माध्यम से भी प्रयास किया जाता है कि हम जानकारी दें सभी को कि कोई भी इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें जिससे वन्य जीवों को कोई नुकसान हो। जालोर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खनिज इंस्पेक्टर की खड़ी गाड़ी में मोरम ले जा रहे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें खनिज विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। खनिज इंस्पेक्टर हादसे में बाल बाल बच गए। हादसे में डंपर चालक घायल हो गया और लोगों ने केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। खनिज इंस्पेक्टर आनंद कुमार गाड़ी से औरैया की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वे गाड़ी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़ा करके बाहर चले गए। इसी दौरान डंपर ने आकर गाड़ी में टक्कर मार दी। एक्सप्रेसवे पे खड़ी एक बोलेरो गाड़ी के पीछे से एक डंपर ने टक्कर मार दी है। जांच के दौरान ये पता चला कि ये बोलेरो गाड़ी जनपद जालौन में पदस्थ माइनिंग इंस्पेक्टर साहब की थी, जो कि स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण सड़क के किनारे खड़े हुए थे। अब इनकी गाड़ी में टक्कर मारने के उपरांत ये डंपर एक दूसरी अन्य गाड़ी से भी टकराया है। इस पूरे घटना में माइनिंग इंस्पेक्टर साहब सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं पहुंची है। फिरोजाबाद में उड़ीसा से तस्करी कर एटा ले जा रहे 170 किलो गांजे के साथ में पुलिस और एसओजी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गांजे की कीमत 80 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्करी के लिए आरोपी गांजे को बोरियों में छुपा कर ले जा रहे थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उड़ीसा से तस्करी कर वो गांजे को ला रहे थे और गिरफ्तार तस्कर सुनील पहले भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। गांजा पकड़ा गया है जो 34 पैकेट्स में था और ये कैंटर गाड़ी में था। ये कैंटर गाड़ी उड़ीसा के मोहाना से लेकर के लाई जा रही थी। वहाँ पर जो कुछ कांच जो टूटे हुए होते हैं उसको पहले लोड करके और उसी में इस 34 पैकेट्स को छिपा दिया गया था। इसकी सूचना हम लोगों को थी और उसको आज नगला रामा चौराहा जो मुस्तफाबाद रोड पर है, वहीं पे हमारी टीम ने, एसओजी और लोकल एसओ की टीम ने उसको आज गिरफ्तार किया है। मऊ में युवक का तालाब के पास में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। युवक परिजनों ने बताया कि 13 फरवरी को युवक की शादी हुई थी और अब उसका मिलने से शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के गले पर निशान भी मिले हैं। और मिला था, पोखरी थी घर के बाजू में, वहीं मिला अग्न अवस्था में। अच्छा, किसी पे शक निशान था कोई? नहीं, निशान तो नहीं मिला है। हम बता रहे हैं लोग के गमछा से लपेटा था। हम तो नहीं मौका पर थे। हम पूरे अपने गांव में चौहानपुरा में खोजने लगे कि साथी सोबती पियन होगा। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में मेडिकल संचालक की मौत हो गई। परिवहन विभाग की बस ने मेडिकल संचालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने परिवहन विभाग की बस को कब्जे में ले लिया। पूरा मामला अलीगढ़ थाना क्षेत्र का है। चंदौली में नारदन रेल मंडल के व्यास नगर के पास में रेल हादसा हो गया। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जेसीबी से टकरा गई और बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गए। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया है और सूचना के बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है।
क्रॉसिंग कर रहे थे तब तक ट्रेन आ गई। ठेकेदार था, बता रहा था ही आइए। ट्रेन टकरा गई? हाँ, ट्रेन टकरा गई। क्या हुआ है? क्या हुआ? चोट लगा है। क्या नाम है इनका? बबलू सिंह जी। हम लोग स्थानीय हैं और जेसीबी क्रॉस कर रही थी। जो रेलवे का कुछ काम चल रहा था, ठेकेदार और जेई थे यहाँ पर, वही सब क्रॉस करा रहे थे और निकलते निकलते उसका शुरू फंस गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया। बाल लोग अच्छा हुआ कि बच गए लोग। कोई हताहत है क्या? कोई हताहत नहीं हुआ, बस केवल रेलवे का नुकसान हुआ है, जेसीबी और रेलवे का। ये ट्रेन जा रही थी 12168 मुंबई बाउंड ट्रेन थी, डाउन ट्रेन। यहाँ पे एक अनऑथराइज्ड कुछ क्रॉसिंग हुई है, यहाँ जेसीबी मशीन से टकरा गई है। इसमें कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ट्रेन को हम लोग लेके गए हैं, अभी उसको क्लियर करके जल्दी इसको इशू कर। कितनी ट्रेन प्रभावित हुई हैं? अभी उसका असेसमेंट चल रहा है और इसके केस के लिए भी अभी हम इंक्वायरी के लिए कमेटी भी नॉमिनेट कर रहे हैं। मैनपुर में डिंपल यादव ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान किसानों के आंदोलन पर बयान दिया। डिंपल यादव ने कहा है कि सरकार ने एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब कार्यक्रम में डिंपल यादव शामिल हुई थी और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था किसानों को एमएसपी देने का, वो वादा पूरा नहीं किया और जो सरकार कहती है उस पर खरी नहीं उतरती है और कई आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाए। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे, तभी ये 3 कानून वापस लिए गए थे और उसी समय वादा किया गया था कि एमएसपी दी जाएगी और जितने किसान लोग मरे हैं इस आंदोलन के दौरान उन सबके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो सरकार जो कहती है वो उसमें बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। अब समय आ गया है कि सरकार जो कहे। उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि आवारा पशुओं के बारे में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।